हेलो एवरीवन, दिस इज एकांश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के लास्ट चैप्टर की, दैट इज आर एनवायरनमेंट। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। सो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स एन एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के आसपास जो कुछ भी लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग कंपोनेंट्स या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही मिलकर एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आसपास प्लांट्स हैं, वाटर है, रूम है, बिल्डिंग्स है, स्कूल्स हैं, एटसेट्रा, तो ये सारे के सारे एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। सो एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, फिर चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, ये सारे ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं या फिर इंटरेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स हम पर डिपेंड रहते हैं। अब एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को ही हम लिविंग थिंग्स कहते हैं या फिर लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं, जबकि अबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। For example, virus, bacteria, fungi, algae, plants and animals are biotic component, जबकि soil, air, water, sunlight, rain, temperature and humidity ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती है। अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में और डीपली देखते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट्स तीन टाइप के हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। सो प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं या फिर खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स, हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सभी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है एयर, वाटर, सनलाइट की हेल्प से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। सो प्रोड्यूसर्स अपना फूड दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जबकि कीमोसिंथेसिस बिना सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सो ये ऐसे एनवायरनमेंट में होता है जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बिना सनलाइट के प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। सो कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। दे कंज्यूम द फूड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स। यानी कि ये डायरेक्टली अपना फूड या फिर प्रोड्यूसर से लेते हैं, यानी कि प्लांट से लेते हैं, या फिर अदर कंज्यूमर्स को यूज करते हैं अपने फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल है। लास्ट है डिकम्पोजर्स। सो दे फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोज प्रोडक्ट्स। यानी कि ये डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स को अपना खाना बनाते हैं। सो उन प्लांट्स या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं और उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं और मटेरियल्स की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया या फिर फंगी। सो डिकम्पोजर्स मेनली डेड मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस से मिला देते हैं, जिससे एक तरीके से मटेरियल की रिसाइकलिंग हो जाती है और सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं। सो कंज्यूमर्स बेसिकली तीन टाइप के हो सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस। सो हर्बीवोरस ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि केवल प्लांट्स या फिर प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काऊ, शीप्स, गोट्स एटसेट्रा, ये सारे हर्बीवोरस के एग्जाम्पल हैं। जबकि कार्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉक्स, लायन, टाइगर एटसेट्रा। और लास्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बियर्स या फिर ह्यूमन बींग्स। इन सब के अलावा कंज्यूमर्स का एक और टाइप हो सकता है जिसे हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट होस्ट की बॉडी में रहता है और बॉडी से ही अपना फूड कंज्यूम करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइस, मस्कीटोज एक्सेट्रा। सो अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। सो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, पॉन्ड एक्सेट्रा। यानी कि किसी भी एनवायरनमेंट में जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स
और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्टेड रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम अपने आप नेचर के थ्रू बने होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं जिन्हें ह्यूमंस ने डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल क्रॉप की फील्ड्स, एक्वेरियम, गार्डन्स, जू, एक्सेट्रा। सो किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिजम्स ईट्स अनदर ऑर्गेनिजम्स एज फूड। यानी कि ये एक सीरीज होती है कई सारे ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फूड के लिए खाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट में प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, इन प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को टाइगर खाता है। तो इस तरीके से ये एक चेन बन जाती है। इसी तरीके से ग्रास लैंड वाले एरियाज में ग्रास हॉपर प्लांट्स पर फीड करता है यानी कि उन्हें खाता है, और ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को वल्चर खा लेता है। तो इस तरीके से ये फूड चेन चलती रहती है। सिमिलरली पानी वाले एरियाज में यानी कि एक्वेटिक एरियाज में यानी कि पॉन्ड्स या फिर लेक्स में प्लांट्स को स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को फिश और फिश को हिरॉन यानी कि बगुला खा लेता है। ये कुछ डिफरेंट एरियाज में अलग अलग फूड चेन्स थी। यहाँ पर एक फूड चेन को ध्यान से देखो तो सबसे पहले एक प्रोड्यूसर था यानी कि एक ऑटोट्रॉप था, उसके बाद उसको एक हर्बीवोर ने खाया, देन उसके बाद उसको एक कार्निवोरस ने खाया। यहाँ पे फूड जो है वो कई सारे लेवल्स में चल रहा है। फूड चेन्स में कई सारे स्टेप्स होते हैं, इससे एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब इन्हीं लेवल्स को हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में हम जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको शो करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें सबसे पहले सनलाइट है, सनलाइट प्रोड्यूसर ने लिया, फिर प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया और कार्निवोरस को भी टॉप कार्निवोरस खा सकते हैं। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये कभी इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हर्बीवोरस ने कार्निवोरस को खा लिया। इसका मतलब ये यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता है। अब इन ट्रॉपिक लेवल्स को हम पिरामिड की फॉर्म में शो करते हैं जिसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ये है एक इकोलॉजिकल पिरामिड जिसमें सबसे नीचे दिखाया गया है प्रोड्यूसर्स को, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं कार्निवोरस जो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। और लास्ट है टर्शियरी कंज्यूमर, ये भी कार्निवोरस ही होते हैं जो कि बाकी कार्निवोरस एनिमल्स को खाते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं, सपोज प्लांट जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, डियर प्लांट्स को खाते हैं तो डियर हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स, डियर को खाता है वुल्फ तो वुल्फ हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड वुल्फ को भी खा लेता है टाइगर तो टाइगर है टर्शियरी कंज्यूमर। इस तरीके से हम इस चेन को, इस ट्रॉपिक लेवल्स को इस पिरामिड की हेल्प से शो कर पाते हैं। अब बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। अब ये जो किसी भी फूड चेन में अलग अलग लेवल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रॉपिक लेवल्स कह रहे थे, इनमें एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है क्योंकि वो फूड खाते हैं जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। एक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफर दूसरे लेवल में होता है एज अ फॉर्म ऑफ फूड। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर्स एज फूड फ्रॉम द ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन वन डायरेक्शन। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो फूड की फॉर्म में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, वो भी केवल एक डायरेक्शन में। नाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फूड चेन, फूड वेब या फिर पिरामिड्स। अब ये फ्लो ऑफ एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फूड चेन, फूड वेब्स या फिर पिरामिड्स की हेल्प से। इसकी खास बात यह है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जितना भी सनलाइट पड़ता है जिसे हम सोलर एनर्जी कह रहे हैं, उसका केवल 1% ही वो यूज कर पाते हैं और उससे फूड ऑब्टेन कर पाते हैं। नौ फूड चेन में एक लॉ और फॉलो होता है जिसे हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस केस में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो केवल 10% ही हो पाता है। सपोज अगर प्रोड्यूसर्स के पास 100 जूल एनर्जी थी तो वो अगले वाले में केवल 10 जूल ही ट्रांसफर हो पाएगी, उसके अगले वाले में 1 जूल और उसके अगले वाले लेवल में 0.1 जूल एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। यानी कि हर लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है।
बाकी की जो एनर्जी होती है उसका यूज होता है इन द अदर लाइफ प्रोसेस, जैसे कि डाइजेशन, रनिंग, ईटिंग, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि 90% जो है वो अदर लाइफ प्रोसेस में यूज होता है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में 90% जो एनर्जी है वो उसकी लाइफ प्रोसेस में यूज होती है, जबकि 10% एनर्जी दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाती है जो उसे खाता है। सो ये जो एनर्जी है हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए फूड चेन में केवल 3 या 4 ही ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में। सो द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेस विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब है जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं या फिर हर अगले टॉपिक लेवल में जाते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यानी कि जो हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन होता है यानी कि अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है। ये टॉक्सिक, ये हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं पेस्टिसाइड्स। अब इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हम बायो एम्प्लीफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी फार्म में प्लांट्स पर पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया, जिससे वो पेस्टिसाइड सॉइल्स में और पानी में मिक्स हो गए। सो अब ये पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में एक्यूमुलेट हो जाएंगे या फिर प्लांट में जमा हो जाएंगे। सो अब कुछ एनिमल्स ने इन प्लांट्स को खाया, सो उनके अंदर भी पेस्टिसाइड्स कलेक्ट हो जाएंगे, जिसके बाद अगर ये ह्यूमन बींग्स भी इस पेस्टिसाइड वाली क्रॉप्स को या फिर प्लांट्स को खाएंगे या फिर एनिमल को खाएंगे, तो ये सारे पेस्टिसाइड ह्यूमन बींग्स के अंदर चले जाएंगे। सो इस तरीके से ये जो पेस्टिसाइड्स थे या फिर जो केमिकल्स थे ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते गए। इसे ही हम बायोमैग्निफिकेशन कह रहे हैं। सो फूड चेन में जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर ये केमिकल्स सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। इसी वजह से ह्यूमन बॉडीज में सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है इन केमिकल्स का, क्योंकि वो फूड चेन के सबसे टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। आओ अब समझते हैं फूड वेब के बारे में। सो इट इज इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। यानी कि ये इकोसिस्टम में कई सारी फूड चेन्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का नेटवर्क होता है, जो ये दिखाता है कि एक ऑर्गेनिजम्स कितने और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ कनेक्टेड रह सकता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, डियर ग्रास को खाता है और टाइगर डियर को खाता है। इसी तरीके से ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है, स्नेक फ्रॉग को और ईगल स्नेक को खाता है। सिमिलरली ग्रास को रैबिट भी खाता है और रैबिट को ईगल खाता है। सो ये सब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे ईगल सिर्फ स्नेक को नहीं खाता, रैबिट को भी खा सकता है। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म एक फूड वेब का पार्ट होते हैं। सो इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म मे ऑक्यूपाई अ पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। यानी कि एक फूड वेब में एक ही ऑर्गेनिजम्स कई सारी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो अब इस फूड वेब का क्या इंपॉर्टेंस है? सो पहला इंपॉर्टेंस है बैलेंस इन इकोसिस्टम। यानी कि ये इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो जाए तो पूरा फूड वेब इफेक्ट होता है। सेकंड है एनर्जी ट्रांसफर। ये दिखाता है कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक कैसे फ्लो करती है। और थर्ड है इंटरडिपेंडेंस। यानी कि हर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड तो रहता ही है। नाउ अब बात करते हैं ओजोन लेयर के बारे में। सो ओजोन जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, जिसमें टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। Ozone O3 is a molecule formed by 3 atoms of oxygen and is deadly poisonous gas। यानी कि ये बहुत ही poisonous gas भी होती है। Now ozone layer is a protective blanket around the earth which absorb the most of the harmful UV radiations यानी कि ultraviolet radiation of the sun, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract या फिर destruction of plants। यानी कि ये ओजोन लेयर अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह बिछी हुई है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है। सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस यानी कि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पर प्रेजेंट बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम मैनी डिसीजेस सच एज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जो कि आईज में हो जाता है, और साथ ही साथ प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। अब सवाल ये उठता है कि ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे है? तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। सो पहला पॉइंट है कि जब हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर पड़ती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2, तो ये O2 दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन का एक एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम। देन उसके बाद ये एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर O3 मॉलिक्यूल यानी कि ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और ऐसे ही कई सारे ओजोन के मॉलिक्यूल ओजोन लेयर बना लेते हैं।
लेकिन टाइम के साथ ये देखा गया है कि ओजोन की जो लेयर है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जिसे हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहते हैं। Ozone layer depletion is directly meant to decreasing amount of this protective layer in the atmosphere. Ozone layer depletion का सिंपली यही मीनिंग है कि जो प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है इसके एटमॉस्फेयर में ये कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जा रही है। सो अब इस ओजोन लेयर के डैमेज होने का या फिर डिक्रीज होने का मेन रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, यानी कि सिंथेटिक केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFCs भी कहते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, एसीज में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में और एरोसोल स्प्रेज में यूज की जाती है। सो ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका में इन 1985। नाउ अब हम जानने वाले हैं गार्बेज डिस्पोजल के बारे में, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल के बारे में। अब जो गार्बेज है या फिर जो वेस्ट है वो दो टाइप का हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं सब्सटेंसेस विच कैन डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से या फिर डिकम्पोजर्स की हेल्प से डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉइल में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, कॉटन, जूट, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज नहीं हो पाते उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, मेटल्स, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंजाइम्स बनाते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स बनाते हैं जो इन मटेरियल्स को इजीली डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो एंजाइम्स होते हैं ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये कुछ ही चीज़ों को डिकम्पोज कर पाते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को डिकम्पोज नहीं कर पाते। और इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से इकोसिस्टम को कोई भी हार्म नहीं होता है, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकोसिस्टम को हार्म कर सकते हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। नाउ बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस, यानी कि जो कुछ भी गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसे मैनेज कैसे करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है बायोगैस प्लांट, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम इस बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से बायोगैस और मैन्योर्स प्रोड्यूस होती हैं। बायोगैस कौन कौन सी हो सकती हैं? मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इस बायोगैस में हम ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काउडंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस प्लांट के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, जिसके बाद इसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, इसे हम बायोगैस कहते हैं। उसके बाद जो कुछ भी बचता है उसे हम स्लरी कहते हैं और ये एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होता है। सेकेंड है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहां पर सारा गंदा पानी यानी कि डर्टी पानी साफ किया जाता है। ये प्लांट पानी को अलग अलग प्रोसेस के जरिए फिल्टर करता है और उसमें से गंदगी, जर्म्स और हार्मफुल केमिकल्स को अलग हटा देता है। फिर उसके बाद जो क्लीन वाटर होता है उसे रिवर्स में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है लैंड फिलिंग्स। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। लैंड फिलिंग के इस मेथड में गार्बेज या फिर वेस्ट मटेरियल को जमीन के अंदर दबा देते हैं। ये मेथड सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग के प्रोसेस में हम ऑर्गेनिक वेस्ट को जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा इन सबको एक पिट के अंदर, एक गड्ढे के अंदर फेल कर देते हैं और उसके बाद इसको हम सॉइल से कवर कर देते हैं। और 3 महीने बाद ये जो गार्बेज होता है, जो वेस्ट होता है, ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि खाद बन जाता है। और देन उसके बाद हम इसका यूज क्रॉप्स में, फील्ड में कर सकते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफी सेफ होता है। नेक्स्ट तरीका है रिसाइकलिंग, यानी कि जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है उसको हम वापस से अपनी लाइफ में यूज करें और उनसे नई आइटम्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज का मतलब है जो चीज़ हम वापस से यूज कर सकते हैं उसको हम फेंकने के बजाय वापस से यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर का यूज एनवेलप्स बनाने में कर सकते हैं। ये था आर एनवायरमेंट चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।